हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। क्लास स्टार्ट हुई भाई आप सभी की। रानू कुमार, विकास, सोनू वर्मा, प्रशांत, रामपाल, अभिषेक, और आप सभी क्लास स्टार्ट हो गई है। आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो एक बार बताएंगे कि ऑडियो वीडियो अगर सही चल रही है फिर हम क्लास शुरू करते हैं आज की। राम राम भाई, राम राम एवरीवन। आज तो भाई हम कई दिनों के बाद मिल रहे हैं ना क्लास में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्टेड, ऑल क्लियर, ठीक है। अच्छा, कल भी आपके साथ क्लास होनी थी पर परसों रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए कल हमने सारी क्लास ऑफ करा दी थी। रात को जो यूट्यूब पे क्लास होती है वो भी कल मैंने नहीं ली थी, तो वो क्लास फिर मैं आज लूँगा वहाँ पे भी। तो इस वीक में आपके 2-3 क्लास नहीं हो पाई हैं, तो इसलिए कल भी आपके साथ क्लास रहेगी सैटरडे को, है ना। तो उसकी टाइमिंग वगैरह जो भी होगी वो आप एक बार देख लेना। तो कल भी हम क्लास लेंगे ताकि हम एक आध क्लास को कंपनसेट कर पाए, है ना। तो नितेश, रामपाल, लक्की, शांतनु, सुनील, सही चल रहा है। अच्छा, बाकी आपके पास 2-3 दिन मिले हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने जो पीछे के आपके जो टॉपिक रह गए होंगे उन्हें आपने कवर कर लिए होंगे। तो लास्ट क्लास से मैंने जाते समय आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको अपनी इको, अपनी प्रतिध्वनि सुननी है तो आपको दीवार से कम कितना दूर खड़ा होना पड़ेगा, है ना, ये बताया था। तो बेटा दीवार है ये, यहाँ पे आप खड़े हैं तो 17 मीटर के आसपास की दूरी होनी चाहिए। तो 17 मीटर ही क्यों होनी चाहिए, आज हम इसकी बात करेंगे क्लास में। ये बेटा आपने बोला हेलो, ये हेलो दीवार तक गई और ये टकरा के वापस आई। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो हम हेलो बोलेंगे वो तो हमें सुनेगी, पर जो दीवार पर टकरा के वापस आए वो हमें अलग से सुने, है ना। तो अगर हमें ग्रेड 1 नहीं हो पाएगा भाई, ग्रेड 1 के सारे टॉपिक नहीं हो पाएंगे। ग्रेड 1 के फिजिक्स वाले टॉपिक तो हो जाएंगे विष्णु जाट, इंजीनियरिंग वाले करने पड़ेंगे आपको खुद से। सब बहुत सारे टॉपिक जो है ना वो इंजीनियरिंग के भी हैं, और इंजीनियरिंग में भी उसे एक ही टीचर नहीं करा पाएगा, 2 टीचर चाहिए होंगे इसमें कम से कम इंजीनियरिंग वाले टॉपिक कराने के लिए। तो इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि जो ग्रेड 1 वाला है, टेक्निकल ग्रेड 1 वाला, हमारे राजकुमार सर का बैच आया हुआ उसमें, और वो भी कह रहे थे कि मैं 1-2 टीचर और उन्हें साथ में लेने पड़ेंगे सारे टॉपिक कवर कराने के लिए। तो उसमें भी शायद 2 या 3 टीचर पढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कुछ अलग चीज़ों के हैं, तो सबकी स्पेशलाइजेशन अलग अलग होती है, तो वो करा पाएंगे, है ना। फिजिक्स वाले तो हो जाएंगे जो फिजिक्स के कॉमन टॉपिक होंगे, लेकिन बहुत सारे इंजीनियरिंग के भी टॉपिक है ना ग्रेड 1 में। तो ग्रेड 3 जो है वो सिंपल इसी से हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब देखो मैंने कहा हेलो, जो मैंने हेलो बोली है तो आपको सुन रही है। जो दीवार पर टकरा के वापस आए वो मैं चाह रहा हूं कि अलग से सुने, यानी कि माहौल ऐसे सुने, हेलो हेलो। तो अगर मुझे अपनी इको प्रतिध्वनि सुननी है तो लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा के गया था कि इको सुनने के लिए आपको जिस दीवार के पास खड़ा होना है वो दीवार आपसे कम से कम 17.15 मीटर दूर होनी चाहिए। तो 17.15 मीटर दूर ही क्यों होनी चाहिए, अब इस बारे में बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि हमें 2 शब्द अलग अलग सुनते कब हैं। जैसे मैं कहूं इस क्लास में 1 2, आपको 1 अलग सुना, 2 अलग सुना, 9 10 अलग अलग सुने, ए बी अलग अलग सुना। तो बेटा 2 शब्द हमें अलग अलग तब सुनते हैं जब उन दोनों शब्दों को हम आराम आराम से बोलें, उनके बीच में कुछ गैप रखें। वो गैप कितना होना चाहिए, कम से कम। देखो, अगर आपको 2 शब्द अलग अलग सुनने हैं तो उन दोनों शब्दों के बीच में कम से कम 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए। ये 0.1 का मतलब है 1/10 सेकंड का, कम से कम इतना तो गैप होना ही चाहिए। इससे ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 1 2, वो भी तो आपको अलग अलग सुने गए, तो ज्यादा गैप कितना भी रखो उससे दिक्कत नहीं है, पर 2 शब्दों को अलग अलग सुनने के लिए उनके बीच में कम से कम 0.1 सेकंड का गैप तो होना चाहिए। इतना ही क्यों होना चाहिए, देखो एक्चुअल में क्या होता है,
जब भी मैं कोई शब्द बोलता हूं ना, तो उस शब्द वो जो है आपके जो ब्रेन में है, आपके दिमाग में जो शब्द है वो 0.1 सेकंड तक गूंजता रहता है। अब मैंने कहा कि 1, तो 0.1 सेकंड तक जो है आपके दिमाग में 0.1 सेकंड तक सुनता रहेगा। अगर मैंने 0.1 सेकंड से पहले ही दूसरा शब्द बोल दिया, तो पहले शब्द का तो प्रभाव खत्म नहीं हुआ है कान के पर्दे पे से, दूसरा शब्द और आ गया, तो दोनों शब्द आपको अलग अलग नहीं सुनेंगे, दोनों का फिर मिक्स कॉम्बिनेशन सुनाएगा। तो जैसे कि अगर मैं आपके सामने भी बहुत ही स्पीड से बोलूंगा, आप देखना आपको सारे शब्द अलग अलग नहीं सुनेंगे। जैसे मैं आपके सामने बोलूं बहुत ही स्पीड से, बहुत ही स्पीड से, आप बोलेंगे सर आराम आराम से बोलो, रेल नहीं छूट रही। आपने 5 का बोला, 6 का बोला, पता ही नहीं चला। मैंने बहुत स्पीड से बोला था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को मैंने बहुत स्पीड से बोला, ऐसे बहुत स्पीड से बोलो अगर मैं, तो आपको अलग अलग नहीं सुनेंगे। क्योंकि मैंने बोला मान लो कि 3, तो 3 जो है वो अभी आपके कान के पर्दे पर 0.1 सेकंड तक घूम रहा है, लेकिन 0.1 सेकंड से पहले 4 आ गया, तो दोनों अलग अलग सुन ही नहीं पाएंगे। अभी भी मैं लगातार आपके सामने बोल रहा हूं, आपको सारे शब्द अलग अलग इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि मेरा मुंह खुल रहा है, होठ चिपक रहे हैं, जीभ उठ रही है, तो ऑटोमेटिकली दो शब्दों के बीच में 0.1 सेकंड का गैप बन पा रहा है। भाई 0.1 सेकंड जो है सेकंड का भी 10वां हिस्सा है। तो अगर आपको दो शब्द अलग अलग सुनने हैं, तो उनके बीच में 0.1 सेकंड का गैप आपको रखना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप दीवार से थोड़ा दूर खड़े होंगे, तो जो हेलो आपने बोली और जो टकरा के वापस आई, तो उनमें 0.1 सेकंड का गैप बन सकता है। तो अगर मुझे दोनों हेलो अलग अलग सुननी है, तो मुझे दीवार से थोड़ा दूर खड़ा होना चाहिए, ताकि साउंड दीवार तक जाए, टक्कर मार के वापस आए। तो दोनों साउंड जो है इनके बीच में कितना गैप बन जाए, 0.1 सेकंड का, यानी कि 1/10 सेकंड का। तो जो साउंड गया और जो साउंड वापस आया, इनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, इतना। साउंड की बेटा स्पीड हवा में कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकंड। मैं 22 डिग्री टेम्परेचर पे ले रहा हूं, तो डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस कैसे आती है, स्पीड इंटू टाइम से। स्पीड कितनी है, 343, टाइम है 1/10 सेकंड का। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 34.3 मीटर। यानी अगर आपको अपनी प्रतिध्वनि सुननी है, आपको अपनी इको सुननी है, तो आपको दीवार से इतना दूर खड़ा होना चाहिए कि आपका साउंड दीवार तक जाए, टकरा के वापस आए। तो साउंड जाने में और आने में कितनी दूरी तय करे, 34.3 मीटर की। तो बेटा 34.3 मीटर की दूरी है जाने और आने की। इको भाई कब सुनेगी, कि साउंड दीवार तक जाए और टकरा के वापस आए। तो इको में जब भी दूरी आती है वो जाने और आने की दूरी आती है। लेकिन मुझे तो केवल दीवार तक की दूरी निकालनी है। तो दीवार तक की अगर दूरी निकालनी है, तो आप क्या करो, इस टोटल डिस्टेंस का आधा कर दो। तो कितना आ जाएगा, 34.3 का आधा करेंगे 17.15 मीटर आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको पिछली क्लास में डायरेक्ट लिखवा दिया था कि अगर आपको अपनी इको सुननी है, तो आपको दीवार से कम 17.15 मीटर दूर खड़ा होना चाहिए, ताकि आपका साउंड 17.15 मीटर जाए, 17.15 आए, 34.3 मीटर टोटल दूरी तय करेगा। तो दोनों के बीच में गैप बन जाएगा 0.1 सेकंड का, और दोनों हेलो आपको अलग अलग सुनेंगी। तो अगर आपको अपनी इको, अपनी प्रतिध्वनि सुननी है, तो आपको दीवार से कम कितना दूर खड़ा होना चाहिए, 17.15 मीटर दूर होना चाहिए। इसकी वजह क्या मैंने आपको बता दी, कि अगर दो शब्द आपको अलग अलग सुनने हैं, तो दोनों शब्दों के बीच में जो गैप है वो 1/10 सेकंड का होना चाहिए। साउंड की स्पीड मैंने ले ली 22 डिग्री पे 343, दूरी निकाली 34.3 मीटर आई, ये जाने आने की दूरी आई। तो हमें एक तरफ की दूरी निकालनी है, तो उसका आधा कर देंगे। कुछ लोग साउंड की स्पीड 332 ले लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उनका सोल्व करके आंसर आ जाता है 16.6 मीटर। तो किताबों में आपको 16.6 भी लिखा मिल सकता है। कुछ लोग साउंड की स्पीड 340 ले लेते हैं, तो उनका आंसर 17 आ जाता है। तो जो भी आपको पेपर में आंसर मिलेगा वो 17 मीटर के आसपास का मिलेगा, उसका बिल्कुल ठीक होगा। अब इस कॉन्सेप्ट से पेपर में आते हैं न्यूमेरिकल, तो उसे आपको करना है। जैसे पहले ही क्वेश्चन ये देखो, इसे ध्यान से करेंगे, करना है क्वेश्चन नंबर 34। कैलाश मोहम्मद अमानुल्लाह, टाइम से आया करो क्लास में, और लेट आके गुड मॉर्निंग की लाइन मत लगाया करो।
विक्की ने भाई गलत कर दिया एकदम से। रामपाल का सही है। देखो थोड़ा ध्यान समझना, इससे न्यूमेरिकल आता है पेपर में इस कॉन्सेप्ट से, और एक ही जगह गलती करोगे आप, उसे ध्यान समझना। जितने बच्चे 102 लिख रहे हैं सबका गलत है इनका, 51 मीटर वालों का सही है। देखो इसने कहा है एक मजबूत कंक्रीट की दीवार के पास एक व्यक्ति धातु की घंटी बजाता है, वह 0.3 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनता है। बेटा प्रतिध्वनि कब सुनेगी? उसने घंटी बजाई तो साउंड दीवार तक गया होगा और टकरा के वापस आया, तो ये कह रहा है कि उसे प्रतिध्वनि जो सुनाई दी वो 0.3 सेकंड के बाद सुनी, इको। और कह रहा है कि यदि ध्वनि 340 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, साउंड की स्पीड कह रहा है अगर 340 मान ली जाए, तो आपको बताना है कि दीवार से उसकी दूरी कितनी है। तो बेटा आपको इको सुनाई दी कितने सेकंड के बाद? 0.3 सेकंड में, और साउंड की स्पीड इतनी, तो साउंड ने कितनी दूरी तय करी होगी? डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है 340 और टाइम है 0.3 सेकंड। सोल्व करेंगे इसे आप, पॉइंट से 0 गया तो आपको दूरी आ गई 102 मीटर। तो बहुत सारे बच्चे 102 आते हैं टिक लगा देते हैं 102 पे। बेटा ये इको वाले केस में, प्रतिध्वनि वाले केस में जो आपकी दूरी आती है ना, ये भाई दूरी आती है आपकी जाने और आने की दूरी आएगी, तो जाने और आने की दूरी आएगी, लेकिन हमें तो केवल दीवार तक की दूरी निकालनी है। तो दीवार उससे कितना दूर है भाई? इको सुनेगी कब? आपने बोला हेलो या घंटी बजाई तो टन पहले आवाज आई टन, और फिर दीवार तक जाएगी साउंड, फिर टकरा के वापस आएगी तो आपको सुनेगा टन टन। दो साउंड अलग अलग कब सुनेंगे? तो बेटा इको वाले केस में जाने और आने की दूरी आती है, तो आपको करना क्या है? टोटल डिस्टेंस का फिर आधा करना पड़ेगा। 102 मीटर का आधा करेंगे तो आपका आएगा 51 मीटर। जिन बच्चों का आंसर 51 मीटर आया उनका बिल्कुल सही है, बाकी सबका गलत है। बात समझ रहे हैं? अरे हाँ या ना? अब एक क्वेश्चन ये करो, एक सेकंड और ठीक करने दो इसे। ये करो, कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। इसने लिखा है एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 सेकंड के बाद एक प्रतिध्वनि प्राप्त करता है, यानी कि उसने एक ध्वनि भेजी और 2.5 सेकंड के बाद उसकी प्रतिध्वनि प्राप्त हुई। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1200 मीटर पर सेकंड है, तो समुद्री गहराई कितनी होगी पूछ रहा है आपसे। बेटा प्रतिध्वनि जो प्राप्त हुई 2.5 सेकंड के बाद हुई। स्पीड कितनी है साउंड की? पानी के अंदर कह रहा 1200 ले लो, हालांकि 1500 के आसपास होती है, इसने जो कहा वो मान लेंगे हम। तो दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय, तो 1200 2.5, 12 दूनी 24 और 36, यानी कि 3000 मीटर आएगा। लेकिन बेटा देखो ये आपको प्रतिध्वनि जो होती है ना, ये हमेशा आती है प्रतिध्वनि जब भी आपको दिखे, इको शब्द जब भी आपको दिखे तो इसमें हमेशा दूरी आएगी जाने और आने की, यानी कि जो जहाज ने जो सिग्नल भेजा था वो सिग्नल गया टकरा के वापस आया, तो ये जाने और आने की दूरी आई है। तो हमें तो केवल ये बताना है कि समुद्र कितना गहरा है, तो टोटल डिस्टेंस का आधा कर लेंगे भाई। यहाँ से जहाज से समुद्र गहराई तक गया एक सिग्नल और ये वापस आया, तो जाने आने की दूरी है, तो इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा? 1500 मीटर। तो सी इसका करेक्ट आंसर है।
हालांकि ये सी जो था ये 3000 मीटर ले लेते, 3000 मीटर था ये, डी ऑप्शन, तो 1500 बनेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े हम। इसमें एक दो जो क्वेश्चन जो है वो इसी के जुड़े हुए, इसकी थ्योरी से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं इसमें। जैसे यहां पे ये है, व्हाट इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति। तो जो रिपीटेशन ऑफ साउंड है, ध्वनि की जो पुनरावृत्ति होती है ना, हेलो हेलो हेलो, तो ध्वनि की जो पुनरावृत्ति होती है इसे हम क्या कहते हैं? तो बेटा ध्वनि की जो पुनरावृत्ति होती है इसे हम कहते हैं इको, प्रतिध्वनि। तो 20 का आंसर हो जाएगा, है ना। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये है, इको मे बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू। प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार किसके कारण सुना जाता है? तो इको जो हमें सुनती है एक से अधिक बार क्यों सुनती है? वही साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। साउंड गया दीवार पर, परावर्तित होकर वापस आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से। इको अब लिखेंगे हम रिवर्ब्रेशन, गूंज। देखो बहुत सारे बच्चे खासतौर से हिंदी माध्यम वाले, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो मैंने भी आपको इको या एको पढ़ाया, इसे हम कहते हैं प्रतिध्वनि, जिसमें हमारी आवाज रिपीट होती है, हेलो 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 हेलो। वो उसे गूंज कहते हैं लोकल लैंग्वेज में ना, कि भाई हमारी आवाज गूंज रही है, वन वन वन। बेटा वो गूंज नहीं है, वो है इको, प्रतिध्वनि। जब आपकी आवाज रिपीट हो तो रिपीटेशन ऑफ साउंड जो है, ध्वनि की जो पुनरावृत्ति है कि एक ही साउंड आपको बार बार सुने, वन 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 वन, ध्वनि की पुनरावृत्ति, इसे हम कहते हैं इको, प्रतिध्वनि। गूंज क्या है? जैसे आप किसी खाली से मकान में, मान लो कि आपके घर में कभी पेंट हो रहा हो और आपका मकान बिल्कुल खाली है जिसमें आप पेंट करा रहे हैं, तो उस कमरे के अंदर आप बातचीत करके देखना, आपकी आवाज गूंजेगी। जैसे आप कोई एक शब्द बोलोगे, जिस जो भैया पेंट कर रहा है आप उससे बात करोगे, तो आपकी आवाज गूंज के आएगी। आपने कहा हेलो, तो आवाज ऐसा आएगी, हेलो। यानी एक ही शब्द, एक ही आवाज लगेगी, बहुत देर तक हवा में ठहरी हुई है, और आपको बात करने में मजा नहीं आएगा। आप बोलोगे भैया ये काम जल्दी कर दो, ऐसा आएगी आवाज, भैया ये काम जल्दी कर दो। यानी कि अगर एक ही शब्द बहुत देर तक लगे कि हवा में ठहरा हुआ सा है, जैसे बहुत ही खाली कमरा जब होता है, हम किसी मकान को देखने जाते हैं किराए पे खरीदने के लिए, लेने के लिए, अब खरीदने के लिए मकान को, तो जो हमें दिखा रहा होता है डीलर मकान, तो बिल्कुल खाली होता है, वो खाली मकान है, तो उसके अंदर भी आवाज थोड़ी सी गूंज के आती है। तो एक ही शब्द अगर बहुत देर तक हवा में ठहरा हुआ सा लगे, उसे हम कहते हैं गूंजना। ओए, ये गूंज है, लेकिन ओए 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 वो इको, प्रतिध्वनि है। तो अगर आपको एक ही आवाज रिपीटेड सुने, वन 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 वन, तो वो इको, प्रतिध्वनि। लेकिन आपको सुने वन, ये आवाज का हम कहते हैं रिवर्ब्रेशन है, गूंज है। अब जो हमारी आवाजें क्यों गूंजती हैं खाली मकान में? अगर मान लो कि इससे कमरा है, बिल्कुल खाली हो, मैंने कहा हेलो, तो मेरे मुंह से जो साउंड निकलेगा वो सामने वाली दीवार पर टकरा के वापस आएगा, इस वाली दीवार पर भी टकरा के वापस आएगा, इस वाली दीवार पर भी टकरा के वापस आएगा, छत से भी टकरा के वापस आएगा, और फर्श से भी। अब ये सब के सब जो हैं, ये 17 मीटर दूर तो है नहीं कि जो हमें इको सुन जाएगी। भाई हमारे घर में जो कमरा होता है उसकी दीवारें, छत जो है वो 17 मीटर दूर थोड़ी ना है कि सबसे टकरा के आने वाला साउंड अलग अलग सुनेगा। अब मैंने कहा हेलो, अभी हेलो खत्म भी नहीं हुआ था कि इस हेलो में इस दीवार से टकरा के आने वाला हेलो भी मिक्स हो गया,
इस दीवार से टकरा के आने वाला हेलो भी, छत वाला भी, फर्श वाला भी, तो हेलो बहुत देर तक बड़ा सा हेलो बन जाएगा। तो इसे सुनेगा हेलो, क्योंकि सारे के सारे आके सब मिक्स हो जाएंगे, आपको अलग अलग नहीं सुनेंगे वो हेलो हेलो हेलो, क्योंकि दीवारें दूर नहीं है। तो अब इससे बचने के लिए हम घरों में क्या करते हैं, अपने कर्टेन पर्दे वर्दे लगा के रखते हैं। तो अपने घर में जो कर्टेन पर्दे लगाते हैं, इसका एकमात्र काम केवल कमरे को सुंदर दिखाना नहीं है, इसका काम गूंज को एब्जॉर्ब भी करना है, ताकि जो हेलो आप बोलो वो हेलो जाए, पर्दों पर टकराए और एब्जॉर्ब हो जाए, टकरा के वापस ना आए। इसलिए अगर घर में आपके सामान रखा हो, फर्नीचर रखा हो, कर्टेन पर्दे वर्दे लगे हो, उसके अंदर आपको बिल्कुल क्लियर आवाज सुनती है, वहां पे आवाज गूंज के नहीं आती। जब कमरा बिल्कुल खाली होगा तो तब ना तो कर्टेन पर्दे लगे हैं, ना फर्नीचर रखा है, ना सामान रखा है, साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ है ही नहीं। दूसरा, अब थिएटर जो होते हैं वो तो बहुत ही लंबे चौड़े होते हैं। अब उनके अंदर क्या हो सकता है, थिएटर के अंदर कोई ना भाई डेली आया करो लाइव। लेकिन बेटा जो थिएटर होते हैं वो तो बहुत ही लंबे चौड़े हैं, अब उसमें तो आवाज बहुत ज्यादा गूंज सकती है, फिर तो मूवी देखने में मजा ही नहीं आएगा। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, एक तो आपने देखा होगा कि थिएटर में चारों तरफ आपको देखेंगे कर्टेन पर्दे लगे होते हैं, नीचे मोटी सी कारपेट भी बिछी होती है, और थिएटर में जो चेयर होती है ना वो भी ऐसे मेटल की बनाई जाती है जो साउंड को एब्जॉर्ब करे। सबसे बढ़िया वो क्या करते हैं, इससे बचने के लिए थिएटर की आप दीवारें देखना वो लकड़ी की बनी होती हैं, और उनके अंदर बारीक बारीक से होल छेद होते हैं। जैसे कोई भी साउंड जाएगा ना हेलो, वो साउंड जाएगा इस लकड़ी की दीवारों पर टकराएगा, इनमें बारीक बारीक से होल हैं और होल के थ्रू इनमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो टकरा के वापस नहीं आएगा गूंजने के लिए। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि थिएटर की दीवारें लकड़ी की क्यों बनाई जाती हैं, तो बोल देगा कि ऐसा करने से सस्ता पड़ेगा, खर्चा कम आएगा, या बोल देगा ऐसा करने से अगर कभी थिएटर टूट जाए तो चोट कम लगेगी, ऐसे फर्जी ऑप्शन बना देगा, सस्ता है, हल्का हल्का लगेगा। एक लिख देगा कि थिएटर की दीवारें लकड़ी की इसलिए बनाते हैं ताकि गूंज एब्जॉर्ब हो सके और थिएटर को क्लियर आवाज सुनाई दे। आप अपने घर में देखा आपने कि नहीं देखा कि दिवाली पे आप पेंट कराते हो, छोटा सा कमरा है और वो कमरा बिल्कुल खाली है, तो उसी के अंदर देखो कितनी गूंज बनती है। लेकिन अगर आपने कमरे के अंदर जब पूरा कमरे को पूरा सजा देते हो, पर्दे वर्दे लगा देते हो, नीचे अगर घर में बड़ा सा होल है, कारपेट वारपेट बिछा देते हो, तो फिर गूंजती नहीं आवाजें। क्या पे लिखेंगे हम, इसमें एक चीज इंपोर्टेंट लिखकर लिखेंगे, द वॉल्स ऑफ थिएटर, द वॉल्स of theater are made of wood so that reverberation can be absorbed। हिंदी में लिखेंगे, थिएटर की दीवारें लकड़ी की बनाई जाती हैं ताकि गूंज को अवशोषित किया जा सके। थिएटर की दीवारें लकड़ी की बनाई जाती हैं ताकि गूंज को अवशोषित किया जा सके। द वॉल्स ऑफ थिएटर आर मेड ऑफ वुड सो दैट रिवर्बरेशन कैन बी एब्जॉर्ब। थिएटर की दीवारें लकड़ी की बनाई जाती हैं ताकि गूंज को अवशोषित किया जा सके। ठीक है, तो इसमें केवल लाइन याद रखना, घर में ऐसे पूछ ले पेपर में कर्टेन वर्टेन क्यों लगाते हैं, कारपेट क्यों बिछाते हैं घरों में, तो उसका भी एक काम क्या है, सुंदरता दिखाने के साथ साथ में कि गूंज को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, एक इसमें लिखेंगे हम सोनार। जो सोनार का हमने हल्का सा जिक्र पहले हम कर चुके हैं, थोड़ा सा आज क्लास में डिटेल में जिक्र करेंगे सोनार सिस्टम का। ठीक है, तो सोनार का काम क्या है, अगर आपको अंडर वाटर पानी के अंदर किसी भी चीज की लोकेशन का पता करना है तो हम सोनार का यूज करते हैं। अगली क्लास में पढ़ेंगे जब हमें हवा के अंदर, एयर के अंदर कोई चीज पकड़नी होगी तो फिर हम यूज करते हैं रडार का। हमने सुना होगा ना कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम आपने सुना होगा, बड़ा फेमस है। तो जितनी जैसे अभी ईरान ने मिसाइलें छोड़ी थी इजराइल के ऊपर, तो उसने एक और डिफेंस सिस्टम कोई और भी यूज किया था, और उसने 99% मिसाइलों को हवा में ही काट दिया था। तो हवा में जो मिसाइल आ रही है, तो हवा में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसकी लोकेशन पता करना, उसकी ट्रेजेक्टरी पता करना, है ना, वो सारे काम होते हैं रडार के। लेकिन पानी के अंदर किसी भी चीज की लोकेशन का पता करने के लिए हम यूज करते हैं सोनार सिस्टम का। तो अंडर वाटर कोई भी चीज अगर आपसे बारे में पूछेगा कि भाई पानी के अंदर आपसे पूछ ले कि दुश्मन की पनडुब्बी सबमरीन का पता करना है कि हमारे वाटर एरिया में कोई दुश्मन की सबमरीन तो नहीं घूम रही है, कौन पता लगाएगा, सोनार। पानी के अंदर आपको पता करना है कि भैया कि समुद्र की तली कितनी गहराई पर है, समुद्र की गहराई कितनी है, कौन पता लगाएगा, सोनार। पानी के अंदर आपको पता करना है कि कोई आइस बर्ग तो नहीं है, बहुत बड़ा बर्फ का कोई टुकड़ा तो नहीं है, पानी के अंदर कोई टूटे हुए जहाज तो नहीं पड़े हुए हैं। अंडर वाटर कोई भी चीज का पता लगाना है तो हम सोनार का यूज करेंगे, है ना। यहां पर लिखेंगे हम सोलार सिस्टम में टू फाइंड
सी डेप्थ, समुद्र की गहराई का पता करने में, समुद्र की गहराई का पता करने में। ठीक है, दूसरा लिखेंगे टू फाइंड एनिमी सबमरीन, दुश्मन की पनडुब्बी का पता करने में। टू फाइंड एनिमी सबमरीन, दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाने में, समुद्री गहराई का पता करने में। तीसरा, टू फाइंड wreck ships इनसाइड द सी, समुद्र के अंदर पड़े टूटे जहाजों का पता लगाने में, समुद्र के अंदर पड़े टूटे जहाजों का पता लगाने में। रैक शिप्स इनसाइड, रैक का होता है टूटे हुए, बेकार। टू फाइंड एनिमी सबमरीन, टू फाइंड सी डेप्थ, टू फाइंड रैक शिप्स इनसाइड द सी, समुद्र की गहराई का पता करने में। हिंदी वाले लिख लोगे भाई, समुद्र की गहराई का पता करने में, दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाने में, समुद्र के अंदर पड़े टूटे जहाजों का पता लगाने में। ठीक है, ये सारी बातें याद रखनी है। सोनार की फुल फॉर्म आप सभी जानते ही होंगे, इंपॉर्टेंट है ये। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, पिछली बार के आरपीएफ के पेपर में भी आई थी ये, एनटीपीसी वगैरह सब में आ चुकी है, ग्रुप डी वगैरह में ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो SONAR ये सोनार की फुल फॉर्म है। एक क्वेश्चन आता है कि सोनार सिस्टम में हम किस वेव का यूज करते हैं, कौन सी तरंगे जाके टकराएंगी, समुद्र की तली पे जाएंगी और टकरा के वापस आएंगी, जिससे हम पता लगाएंगे समुद्र कितना गहरा है। तो सोनार सिस्टम में बेटा हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव का, परासर्वे तरंगों का। अल्ट्रासोनिक वेव वही है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, अल्ट्रासोनिक वेव का। बिल्कुल जैसे अभी हमने इको वाला पढ़ा था ना कि हेलो गई दीवार तक टकरा के वापस आई, तो हमने दीवार तक की दूरी का पता कर लिया। ठीक वैसे इसमें समुद्र की गहराई का पता कर सकते हैं। आपने अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ी, टकरा के वापस आई, कितने समय के बाद वापस आई, कितनी स्पीड से गई थी, डिस्टेंस निकाल के आधा कर देंगे, समुद्री गहराई आ जाएगी, है ना। तो इसमें हम सोनार जो है, एक इसमें हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, परासर्वे तरंगों का। ये मैं आपको बता चुका हूं कि परासर्वे तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति 20,000 से ज्यादा हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो। फुल फॉर्म हिंदी इंग्लिश में सेम ही होती है, तो फुल फॉर्म आपको यही याद रखनी है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग याद रखनी है। और एक मैंने आगे कहां कहां यूज करते हैं इसका, सी डेप्थ समुद्र गहराई का पता करने में, सबमरीन पनडुब्बी का पता करने में, और रैक शिप्स टूटे हुए जहाजों का पता लगाने में। जैसे मैं आपको इसे क्वेश्चन दिखा देता हूं, इससे आपको लिए आसान हो जाए कैसे कैसे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। लाइन से दिखाता हूं मैं आपको इसमें। पहले ही करो। समुद्र गहराई को मापने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमखंडों आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे किसका उपयोग करते हैं बेटा हम इन सब का पता लगाने के लिए। अंडर वाटर जैसे आप चीज देखो, तो पानी के अंदर किसी भी चीज का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी कि सोनार सिस्टम का यूज करते हैं हम, है ना। तो आंसर क्या बनेगा इसका, सी ऑप्शन। तो 22वें का सी। तो जो हिंदी वाले बच्चे जो थे, इसमें सारे जो यूज हैं वो सारे आपको हिंदी में मिल भी गए हैं। आज जैसे बैट जो है अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करती है ना अपना रास्ता पता लगाने के लिए, ताकि साउंड जाए रिफ्लेक्ट होकर वापस आए, बिल्कुल वैसे यहां पर भी है। तो सोनार सिस्टम एक करेंगे। सोनार किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, सोनार इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। बेटा सोनार का काम क्या होता है कि सोनार से अल्ट्रासोनिक वेव निकलेंगी, टकरा के वापस आएंगी, तो इकोसिस्टम पे काम करता है कि उस समय क्या करेंगे, दूरी निकाल के उसका आधा कर देंगे, तो हमें समुद्र की गहराई का पता चल जाएगा, या जो बीच में जो भी चीज आएगी दुश्मन की पनडुब्बी वगैरह उसकी दूरी का पता चल जाएगा। तो ये काम करता है एको, प्रतिध्वनि पे, है ना। आसानी है दोनों। ये हमने किया था कि चमगादड़ अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने के लिए क्या उत्पादन करता है। तो बेटा जो बैट है वो भी किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। सोनार सिस्टम में भी किसका यूज होता है, अल्ट्रासोनिक वेव का ही यूज होता है। भ्रूण के विकास की निगरानी के लिए कौन से तकनीक यूज करते हैं। मैंने बताया था कि सोनोग्राफी में कि जो फीटल है, जो भ्रूण है, उसके विकास के लिए यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव का। ये लिखवाया था ना अल्ट्रासोनिक वेव के यूज में
कि चमगादड़ इनका यूज करता है, सोनार सिस्टम में यूज करते हैं, सोनोग्राफी में यूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की सफाई में यूज किया जाता है। ये सारे बता रखे हैं आपको। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर दोज वेव, परासर्वे तरंगे कौन सी हैं? ह्यूमन बीइंग कैन हियर नहीं। अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 से ज्यादा, इन्हें इंसान नहीं सुन सकता है। ठीक है, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 23, विपेंद्र, मनीष, विकास, मनोज, मनीष, मोहम्मद अमानुल्लाह। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का समयांतराल क्या होना चाहिए? टू हियर डिस्टिंक्ट इको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड। तो अभी मैंने आज ही बताया आपको कि अगर आपको अपनी इको सुननी है तो जो साउंड गया और जो टकरा के वापस आया उनके बीच में कम से कम 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए। तो 23वें का बी आएगा, है ना। सारे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, आसान आसान है ये बताना है। ये करो, चलो 24 आपको देखता हूं मैं कौन ठीक करेगा। क्वेश्चन नंबर 24, अरिजीत, रामपाल, BS राजपूत, सौमिक चक्रवर्ती, मनीष, विक्की, सब करो ये। गौरी, बैथम, शेखर, मनीष, एमोरिजुद्दीन। उसने लिखा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों की ध्वनि की चाल के संबंध में कौन सा सत्य है? पहला लिखा है द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज 316 मीटर पर मिनट। बेटा गलत हो गया। ऑक्सीजन में जो साउंड की जो स्पीड है ना वो 316 मीटर पर सेकंड है। देखो, साउंड की स्पीड आपको हवा में पता है कितनी है, 343 मीटर पर सेकंड है। 22 डिग्री सेल्सियस पर ये 25 की बात कर रहा है तो 343 मान लो, 345। और आपको पता है कि इस एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही तो है मैक्सिमम, तो ऑक्सीजन में साउंड की स्पीड लगभग लगभग है 316 मीटर पर सेकंड के बराबर। और साउंड की जो स्पीड है बेटा डिस्टिल्ड वाटर में वो 1498 मीटर पर सेकंड है। दोनों ऑप्शन गलत है, तो नाइदर ए इज करेक्ट नोर बी इज करेक्ट, दोनों गलत। जैसे ये वाला भी अगला भी गलत है। ये कह रहा है कि समुद्री जल में जो साउंड की स्पीड है 1531 किलोमीटर पर सेकंड, नहीं, समुद्री जल में जो है 1531 मीटर पर सेकंड है। और डिस्टिल वाटर में मैंने अभी आपको बताया कि 1498 मीटर पर सेकंड, तो दोनों ऑप्शन यहां पर भी गलत हैं। तो आपको ये 2-3 वैल्यू कुछ रेलवे वाले पेपर में ऐसी वैल्यू डायरेक्ट आ जाती हैं। आपको पता होना चाहिए कि समुद्री जल में जो है साउंड की स्पीड कितनी है, डिस्टिल्ड वाटर में शुद्ध जल में कितनी है, 1498। पर आगे भी याद रखना, खाली एक वैल्यू याद रख लो, मीटर पर सेकंड होना चाहिए। देखो यहाँ किलोमीटर पर सेकंड दे रखा है, इससे पहले वाले में मीटर पर मिनट दे रखा था, तो मीटर पर सेकंड। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान देना है। अगले में तो उसने पूछ लिया स्पीड ऑफ साउंड सी वाटर में कितनी है, तो बेटा 1498 में तो डिस्टिल्ड वाटर में है, इसमें 1531 मीटर पर सेकंड। देख रहे हो 1531 और 1351 ऐसा दिया ऑप्शन कि बच्चा अगर ढंग से याद करके नहीं गया तो कंफ्यूज हो जाए कि कौन से वाला याद किया था मैंने। तो ये ऐसे क्वेश्चन रेलवे के पेपर में आ जाते हैं, जहां पे बिल्कुल फैक्ट आपको याद होगा तो बात बनेगी, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसमें बेटा देखो ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमने जो थ्योरेटिकल बेसिक क्वेश्चन है वो तो हमने कर लिए, समझ लिए। अब इसमें हम थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अभी आसान क्वेश्चन तो हम समझ चुके हैं, अब थोड़े उन क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जहां से हमें न्यूमेरिकल भी करने हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझने हैं। तो सबसे पहले अभी अगर मैं एक बार आपको पूरा रिवाइज कराऊं, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा
कि साउंड कैसी वेव है, ध्वनि कैसी तरंग है, पूरा रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको 3-4 मिनट में। सब बच्चे ध्यान सुनेंगे, पेन वैन छोड़ के। अभी अगर आपसे कोई बोले कि जो साउंड जो है कैसी वेव, हम बोलेंगे साउंड एक मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है। यानी साउंड मैकेनिकल वेव है, यानी कि साउंड केवल मीडियम में ही चल सकता है, वैक्यूम निर्वात में नहीं चलेगा। अच्छा, साउंड मैकेनिकल वेव में भी कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल, तो बोलेंगे साउंड है मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग। बहुत बढ़िया। साउंड सबसे तेज कहां चलती है, सॉलिड में, उससे धीरे लिक्विड में, उससे धीरे गैस में, और साउंड वैक्यूम में ट्रेवल करेगी ही नहीं। बहुत बढ़िया। उसके अलावा कोई आपसे पूछे साउंड कहां से कहां तक की फ्रीक्वेंसी वाला हम सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाला साउंड हम सुन सकते हैं। अब जो साउंड हम सुन सकते हैं वो साउंड अगर कम वॉल्यूम का होगा तो कम लाउड होगा, और ज्यादा वॉल्यूम का होगा तो ज्यादा लाउड साउंड होगा। तो हम जो है 0 डेसिबल से लेके हम जो है सुन सकते हैं मैक्सिमम 140-45 डेसिबल तक का साउंड। उससे ऊपर का जो साउंड होगा वो 100% कुछ ना कुछ ब्रेन हेमरेज कर देगा, या दिमाग की नस फट जाएगी, मतलब वही ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक आ जाएगा, कान के पर्दे फट जाएंगे। हालांकि 85 डेसिबल से ऊपर वाले को हम नॉइज की कैटेगरी में मान लेते हैं। सामान्य बातचीत करते समय 50-60 डेसिबल का लाउडनेस होता है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी मिसाइल की स्पीड जो है अगर साउंड की स्पीड से भी ज्यादा हो तो हम सुपरसोनिक मिसाइल कहेंगे। सुपरसोनिक पढ़ा देना मैंने आपको, ठीक है। 109 हेड ऑपरेटर में हो सकता है क्या, गर्ल्स में 109 में चांस तो है, दौड़ वोड़ लगानी शुरू कर दो। गर्ल्स में हो सकता है 109 पे हेड ऑपरेटर में, ठीक है। बाकी फिर मैंने क्या बताया कि अगर आपको अपनी इको सुननी है तो दीवार से दूरी 17.15 मीटर होनी चाहिए। आपको बताया कि लाउडनेस जो है उसे डेसिबल में नापते हैं, या बैल का भी यूज करते हैं, और एक बैल में होते हैं 10 डेसिबल। इसके अलावा अपने क्लास में क्या पढ़ा कि दीवारें लकड़ी की क्यों बनाते हैं थिएटर की, ताकि वो गूंज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। इस तरह की हमने कुछ बातें क्लास के अंदर पढ़ी है। अब हम कुछ चीजों पे आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में लिखेंगे हम फर्स्ट पॉइंट, कुछ अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो लिखेंगे हम टेम्परेचर इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर तापमान का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर तापमान का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर तापमान का प्रभाव। अगर पेपर में आपसे पूछेगा कि टेम्परेचर के बढ़ने पर, तापमान के बढ़ने पर साउंड की स्पीड बढ़ती है, घटती है, या सेम रहती है, क्या होता है, तो तापमान का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसे ऐसे याद रख सकते हैं। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकंड, और 22 में मैंने कहा कितनी होती है, 343। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जैसे टेम्परेचर 0 से हुआ 22 तो स्पीड 32 से 43 हो गई, तो बढ़ रहा है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ने पर, तापमान के बढ़ने पर स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तापमान के बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा दें, 22 से मान लो मैंने 23 कर दिया, तो साउंड की स्पीड 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। यानी 22 पे 343 है तो 23 पे हो जाएगी 343.61 मीटर पर सेकंड। तो साउंड की जो स्पीड है हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर लगभग 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। और एक बात और ध्यान रखना, साउंड की बेटा जो स्पीड है वो टेम्परेचर के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर मैं तापमान पहले से 4 गुना कर दूंगा तो स्पीड पहले से दुगनी हो जाएगी। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाए ना कि तापमान पहले से 4 गुना तो स्पीड दुगनी, तापमान 9 गुना तो 9 का रूट 3 आ गया तो स्पीड 3 गुना, तो टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में देखना है आपको, फॉर्मूले में उसकी ऐसा यूनिट में देखना है। ये नहीं कि मैं कह दूं कि टेम्परेचर हो गया 10 से 40 तो स्पीड दुगनी हो जाएगी, डिग्री सेल्सियस में नहीं, केल्विन में होना चाहिए। तो टेम्परेचर यहाँ पे होना चाहिए केल्विन में। अगर मान लो कि टेम्परेचर हो गया 200 केल्विन से 800 केल्विन, 4 गुना हो गया 200 से 800, तो स्पीड जितनी पहले होगी उससे दुगनी हो जाएगी। तो स्पीड जो होती है टेम्परेचर के रूट के प्रोपोर्शनल होती है। या पेपर में आपसे ऐसे न्यूमेरिकल पूछ लेगा कि पेपर में आपको एक टेम्परेचर पे स्पीड दे देगा कि 35 डिग्री पे स्पीड इतनी है, तो बताओ
65 डिग्री पे साउंड की स्पीड कितनी होगी। तो अगर पेपर में एक टेम्परेचर पे स्पीड देकर दूसरे पे स्पीड पूछ ले तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसी से फॉर्मूला बना लो, v1/v2 इक्वल टू √T1/T2। तो मान लो पेपर में आपको एक तापमान पे स्पीड दे दी तो दूसरे पे आप स्पीड निकाल लेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि टेम्परेचर जो आपको पुट करना है ना भाई, वो केल्विन में पुट करना है। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, उन्हें फॉर्मूला पता होता है, बस वहां सीधे डिग्री सेल्सियस रख देंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस स्पीड इतनी तो 55 पे कितनी है, 25-55 रख के करेंगे, शाम तक भी आंसर नहीं आएगा, और आएगा तो गलत आएगा। तो टेम्परेचर आपको केल्विन में पुट करना है। अगर एक तापमान पे स्पीड दे देगा साउंड की, दूसरे पर पूछेगा तो केल्विन में पुट करेंगे। केल्विन हम कैसे बनाते हैं कि आपको डिग्री सेल्सियस दे रखा होगा, उसमें 273 जोड़ देना, केल्विन आ जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस में सीधे सीधे 273 जोड़ दो, केल्विन बन जाएगा। तो यहां से हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे। एक टेम्परेचर पे स्पीड देगा, दूसरे पे पूछेगा, तो कैसे करना है, फॉर्मूला आपके सामने है। क्वेश्चन है नहीं क्या भाई इसमें, तो गड़बड़ हो गया, खुद से बनाना पड़ जाएगा ऐसे तो। अभी तो मैंने देखा था, शायद थोड़ी देर पहले था क्वेश्चन इसमें, ढूंढते हैं आराम से। एक काम करो फिर, दूसरी पीडीएफ निकाल लेते हैं, ये होगा प्रैक्टिस सेट 18 में। ये करना, तो एक टेम्परेचर पे स्पीड आपको दे रखी है, दूसरे पे निकालनी है। देखो इसने कहा है, इफ स्पीड ऑफ साउंड एट 27 डिग्री सेल्सियस 350 मीटर पर सेकंड, फाइंड द स्पीड एट 927 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा देखो, एक टेम्परेचर पे स्पीड दे दी, दूसरे पर स्पीड पूछ रहा है, तो मैंने कहा था कि इसे ध्यान रखना। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है v1/v2 इक्वल टू √T1/T2। तो T1 कितना है, 350 डिग्री सेल्सियस, और इस पर स्पीड कितनी दे रखी है उसने, नहीं T1 है, सॉरी 27, T1 है 27 डिग्री सेल्सियस, स्पीड कितनी है 350, T2 कितना है 927 डिग्री सेल्सियस, और इस पर स्पीड बतानी है कितनी होगी। बट आपको टेम्परेचर रखना है केल्विन में, तो क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो, केल्विन अब बन जाएगा। तो 300 केल्विन बन गया ये। यहाँ कितना हो गया, 273 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 केल्विन। ठीक है, तो टेम्परेचर हो गया 300 से 1200, यानी कि 4 गुना।
तो आपको पता है कि टेम्परेचर बटा जब 4 गुना हो जाएगा तो 4 का रूट बाहर निकालेंगे, यानी कि स्पीड पहले से दुगनी होनी चाहिए, तो 350 से कितनी हो जाएगी 700। एक तरीका तो है कि आप डायरेक्ट ऐसे कर दो कि जैसे आपने देखा कि टेम्परेचर 4 गुना हो गया 300 से 1200, तो स्पीड दुगनी होगी, या आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। तो V1 कितना है 350 मीटर पर सेकंड, V2 आपको निकालना है अंडर रूट T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की है 300 केल्विन और T2 की है 1200 केल्विन। 300 चौका 1200 1/4, तो रूट निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 350 नीचे लिखा है V2, तो V2 की वैल्यू हो जाएगी 700 मीटर पर सेकंड, तो V2 700 आएगा। जिन बच्चों का 700 आया उनका बिल्कुल ठीक है। स्नेहा, सोमविक चक्रवर्ती, मनीष कुमार, इनका मुझे लास्ट कुछ आंसर दिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। भाई इसे ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को एक टेम्परेचर स्पीड मिलेगी दूसरे पे निकालनी है, ऐसा मन में याद रखोगे ना तो तुरंत फॉर्मूला याद आ जाएगा कि एक तापमान पे स्पीड है दूसरे पे निकालनी है। बस टेम्परेचर देख लो, अगर यहाँ लिखोगे 27 या 927, 16 नहीं हो पाएगा कभी ये, तो आपको एक केल्विन में पुट करने होते हैं इस फॉर्मूले में। बच्चे लगे रहेंगे पेपर में अपना। अगला लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का प्रभाव। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि अरिजीत, अमानुल्लाह, प्रशांत, बाद में आंसर दे रहे भाई आप लोग, पहले आंसर देना है। देखो फ्रीक्वेंसी का हम बात करें, जैसे मेरे पास 3 तरह के साउंड है। एक है ऑडिबल जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 कुछ भी हो सकती है, एक इंफ्रासोनिक अपसर्व इसकी फ्रीक्वेंसी 20 से कम है, एक अल्ट्रासोनिक जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा है। तुम्हें बताओ कि कौन सी फ्रीक्वेंसी का साउंड तेज भागता है, इंफ्रासोनिक की स्पीड ज्यादा होती है कि अल्ट्रासोनिक साउंड की स्पीड ज्यादा होती है कि ऑडिबल की। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा साउंड सबसे तेज चलता है, अपसर्वे, परासर्वे की सर्वे, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक की ऑडिबल, तो आप किस पर टिक लगा के आओगे? ध्यान से करना है क्वेश्चन, एनडीए में तो 2 बार लगातार आ गया था ये। कुछ आंसर हमारे पास में आया है, अरिजीत का ठीक से लग रहा है हमें, रामपाल का भी सही लग रहा है। जितने बच्चे कह रहे हैं अल्ट्रासोनिक, सबका गलत। बेटा देखो साउंड की जो स्पीड है ना उस पर फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लो फ्रीक्वेंसी का साउंड हो, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड हो, सब एक ही स्पीड से भागते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पेपर में अल्ट्रासोनिक पर टिक लगा के आ जाते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो तेज भागता होगा। भैया ऐसा नहीं है। देखो आपको बच्चे कहते हैं सर क्यों ऐसा क्यों नहीं है, साउंड की स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ाया था V = F लैम्डा, तो बच्चों को लगता है भैया F और V तो एक ही लाइन में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। भाई आप जब ऐसा कहते हो ना कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, ऐसा तब होता है अगर सबकी वेवलेंथ सेम हो, अगर ये लैम्डा कांस्टेंट हो। भैया एक्चुअल में होता क्या है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना उस वेव की वेवलेंथ कम होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके हमेशा कांस्टेंट वैल्यू बनेगी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जो साउंड आप सुन सकते हैं, आपको पता है कि भैया इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में, है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी 20 से कम है तो इंफ्रासोनिक कहलाएगी ये, अपसर्वे।
और फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा है तो अल्ट्रासोनिक कहलाएगी। परा सर्वे, और ये बीच वाली क्या है, ऑडिबल सर्वे, इसे हम सुन सकते हैं। तो जो साउंड आप सुन सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है 20 से लेकर 20,000, लेकिन बेटा जो साउंड आप सुन सकते हैं इसकी वेवलेंथ भी तो आपको पता होनी चाहिए। तो साउंड आप सुन सकते हैं ना बेटा, इसकी वेवलेंथ होती है 17 मीटर से 17 मिलीमीटर के बीच में, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है उसकी वेवलेंथ देख रहे हो कितनी ज्यादा है, 17 मीटर। जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है 20,000, तो उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, 17 मिलीमीटर। अगर बेटा फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से कम हो, तो 20 से कम अगर फ्रीक्वेंसी तो इंफ्रासोनिक कहलाती है, 20,000 से ऊपर की है तो कहलाती है अल्ट्रासोनिक। ऐसे अगर वेवलेंथ जो है अगर वो 17 मीटर से भी ज्यादा हो तो वो कहलाएगी इंफ्रासोनिक। यानी कि जो इंफ्रासोनिक वेव होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है लेकिन वेवलेंथ 17 मीटर से भी ज्यादा होगी। अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा है लेकिन वेवलेंथ जो होगी वो 17 मिलीमीटर से भी कम होती है। यानी जिसकी वेव फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है अल्ट्रासोनिक, 20,000 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ 17 मिलीमीटर से भी कम है। जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से भी कम है इंफ्रासोनिक, उसकी वेवलेंथ 17 मीटर से भी ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे एक चीज देखें, v इक्वल टू एफ लैम्डा लगाओ, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है उसकी वेवलेंथ है 17, तो 17 गुणा 20 करेंगे तो स्पीड कितनी आ गई, 340। अब यहां आ जाओ, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20,000, उसकी वेवलेंथ 17 मिलीमीटर। मिलीमीटर का होता है 10 की पावर -3 करेंगे तो मीटर बदल जाएगा, ये 10 की पावर 3 से ये गया, 17 दूनी 34, फिर से 340 आ गया। यानी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है उसकी स्पीड भी 340 आई, फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज है उसकी स्पीड भी 340 आई। तो साउंड की स्पीड में फ्रीक्वेंसी का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि स्पीड के फॉर्मूले में है एफ लैम्डा, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो और पेपर में आ जाए कि 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी तो इंफ्रासोनिक कहलाएगा, लेकिन वेवलेंथ 17 मीटर से भी ज्यादा है तो इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी कम है 20 से भी कम, लेकिन वेवलेंथ 17 मीटर से भी ज्यादा है। अल्ट्रासोनिक जो है उनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा है लेकिन वेवलेंथ 17 मिलीमीटर से भी कम है। तो साउंड की स्पीड पर फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इंफ्रासोनिक हो, अल्ट्रासोनिक हो, चाहे ऑडिबल हो, सब एक ही स्पीड से भागती हैं। लिखेंगे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे लिखेंगे इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक and audible all sound travel with the same speed। हिंदी में लिखेंगे अप सर्वे परा सर्वे और सर्वे सभी ध्वनियां समान चाल से चलती हैं। इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक एंड ऑडिबल ऑल साउंड ट्रैवल विद सेम स्पीड। अब सर्वे परा सर्वे और सर्वे सभी ध्वनियां समान चाल से चलती हैं। साउंड की स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, किसका, फ्रीक्वेंसी का। इसे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। खास तौर से ये लाइन तो बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, इसमें अल्ट्रासोनिक पर टिक लगा देते हैं वो, क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से स्पीड ज्यादा हो जाएगी। वो ये ध्यान नहीं देते कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा जिसकी होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो कांस्टेंट वैल्यू बनती है हमेशा एक। ये बात आएगी भाई सबको समझ में। ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, कंफ्यूजन तो नहीं किसी को इसमें, एक बार बताओ मुझे। सौमिक चक्रवर्ती, जो आप इतना गलत एक्सप्लेनेशन के साथ लिख रहे थे, अब सही है कि नहीं है?
रानू, अरिजीत, मनीष। क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। एक लिखेंगे बेटा इसमें, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, प्रेशर इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव। प्रेशर इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ, फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं है किसी मीडियम हो, हालांकि जनरली जो हम बात कर रहे हैं ना, ये गैसों के लिए ज्यादा हो रही है। अगर आपसे कहा जाए कि आप भाई अभी प्लेन एरिया में है, यहां पे एयर प्रेशर कम है, और आप जा रहे हैं ऊंचे पहाड़ों पर, सॉरी यहाँ प्लेन एरिया में प्रेशर ज्यादा है, ऊंचे पहाड़ों पर होता है लो प्रेशर। ये हम पढ़ेंगे एक हीट वाले चैप्टर में, अब मैंने आपको पढ़ा दिया होगा कि यहाँ पे हम हैं, यहाँ प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, ऊंचे पहाड़ों पे कम होता है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आप कभी पहाड़ों पे घूमने गए हो और अपने दोस्तों से आप बातचीत कर रहे हो, तो आपके जो बातचीत करते हो आपको अलग सा लगा हो प्लेन एरिया के मुकाबले पहाड़ों में, कि आपकी आवाज फटाफट जा रही है आपके दोस्त के पास या आराम आराम से जा रही है। नहीं, एयर प्रेशर कम हो ज्यादा हो, साउंड की स्पीड पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। थैंक यू मोहम्मद वसीम। तो साउंड की जो बेटे स्पीड है प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं है, तो आप लिखेंगे हम देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, बायो की क्लास है, चलो मैं इसे दिखा देता हूं, बाकी और एक्सप्लेनेशन डिटेल में कल देख लेंगे। तो एक लाइन लिख के चले जाओ, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बेटा प्रेशर कम हो ज्यादा हो, ऐसी फ्रीक्वेंसी कम हो ज्यादा हो, साउंड की स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बाकी मैं काम करूंगा कल की क्लास में। ये आपको एक तो भाई जो टेक्निकल पॉइंट है ये खत्म हो जाएंगे, इसमें एक आपको एक न्यूमेरिकल कर बताना है डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड से। तो ध्वनि का डॉपलर प्रभाव एक हमें कल देखना है। साउंड की स्पीड पर हम कल पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। कुछ और आपको छोटे छोटे पॉइंट बताने मुझे, है ना। तो कल की क्लास में से खत्म करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट कर देंगे। कल हम साउंड को खत्म करके, कल आपके साथ क्लास होगी, सैटरडे भले ही हो कल, मैं अभी बोल देता हूं ऊपर कि कल भी क्लास लगा देंगे, ठीक है। तो बाकी हम मिलेंगे कल। तो अभी आपकी क्लास है, फिर मैम से बोल के 12:15 की करवा लो ना, कोई टाइम चेंज करा लो, 11 एग्जैक्ट सही चल रहा था अपना, देख लो अगर हो जाए तो, कि मैम एकदम दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती है तो एक बार बोल देना मैडम से, मान जाए तो। हो सकता है कि मैम को ना टाइम नहीं हो पा रहा हो, कुछ 12:15 भी हो जाए ना तो फिर ठीक है। चलो बाय। अरे बढ़ जाएगी वैलिडिटी, टेंशन मत लो।